प्रणाम भाई प्रणाम। राम राम सरिता मेहरा। आ जाओ भाई, आ जाइए आ जाइए। फिर करते हैं कक्षा शुरू। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहर में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करूं। क्या अंतर आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता आपने भाई जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, मेनली दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए, या फिर आप रेलवे की तैयारी करने लग रहे हो, या फिर आप एचएसएससी यानी हरियाणा सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, तो इसके लिए आपने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी भाई। और उस सीरीज के अंदर भाई हम लोगों ने स्टैटिक जीके पूरी कर दी है। आप सभी को पता है स्टैटिक जीके हमारी पूरी हो चुकी, करीबन मैंने इसकी 38 क्लासें करी थी स्टैटिक जीके की। कितनी? 38 क्लास। इसके अलावा मैंने उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करी, पॉलिटी भी पूरी कर दी। पॉलिटी की भी हमने करीबन 27 से 28 क्लास की थी, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं कितनी है। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट करी और भूगोल भी खत्म कर दी। भूगोल की भी हमने करीबन 25 से 26 क्लास करी थी। और अभी हमने जो रिसेंटली खत्म करी है इकोनॉमिक्स खत्म करी है, जिसकी हमने 19 क्लासें करी हैं भाई। तो ये अभी तक है जो हम लोग जीके की सीरीज में टोटल डाटा कर चुके हैं। और इसी सीरीज के अंदर हमारी साइंस भी मैंने पूरी करवा दी है। साइंस की करीबन 85 के करीब क्लास हुई है, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी इंक्लूड है। ठीक है, आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम होगा भाई हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास हमारा 3 भागों के अंदर डिवाइड है। एक एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो प्राचीन इतिहास है वो, एक मध्यकालीन जिसको मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं मुगलों का टाइम का, और एक है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी जो हमारा आधुनिक जो इतिहास है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले शुरुआत करने जा रहे हैं आज से भाई। ठीक है, पूरी आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई जाएगी, कंप्लीट आपको इसके हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको बैच में। हैंडरिटन नोट्स जो जो चीजें आपको लिखी लिखाई चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, सारी चीजें आपको बैच के अंदर मिलेगी। आप कोई सा बैच ले सकते हो, जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कंप्लीट जीके का बैच है, दिल्ली पुलिस का बैच है, रेलवे ग्रुप डी का, जो सा बैच आप लेना चाहो ले सकते हो। हरियाणा ग्रुप डी का, हरियाणा सीईटी मेंस का है। ठीक है, तो वहां पर आपको इसकी सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें भाई, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए इकोनॉमिक्स चलने लग रही थी, तब भी बोर हो रहे थे कि इकोनॉमिक्स का छेड़ा छेड़ रखा है। आज तो इतिहास का छेड़ा छेड़ाएं सबको। हेलो, अच्छा एसएससी की अलग से फील्डिंग सेट है। वो तो भाई चेयरमैन साहब ने कर रखी तारी फील्डिंग सेट है। कंप्यूटर क्लास स्पेशल जीके जीएस बैच में डाल दो भाई। जीके जीएस बैच के जो कंप्लीट जीके बैच में कंप्यूटर इंक्लूड नहीं होता। जीके जीएस के बैच में साइंस और तुम्हारी इंडिया जीके वो इंक्लूड होती है। ठीक है, कंप्यूटर उसके अंदर नहीं आएगा। स्टार्ट करें भाई। राम राम मास्टर जी। ठीक है भाई, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत मेनली बिलोंग करता है अंग्रेजों ने अपने ऊपर शासन काल कराया। ठीक है, अपने ऊपर अत्याचार ढाए या जो भी उन्होंने अपने साथ किया वो सारा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, और अंग्रेजों को हम लोग बोलते हैं यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमारे इंक्लूड हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं यूरोपियन का आगमन। जो सबसे पहला जो यूरोपीय व्यक्ति यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो हमारे देश के अंदर आया, उस व्यक्ति का नाम था, सारा नबेरा के नाम है उसका, वास्को डी गामा। ठीक है, ऐसा देखो पहली बार क्या हमारे गांव में नया नया आया था वास्को डी गामा, यानी भारत के गांव के अंदर पहली बार एक नया नया व्यक्ति निकल के आया। कब आया था? साल 1498 के अंदर, यानी 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत के अंदर आने वाला पहला विदेशी नागरिक था, यानी एक तरीके से जिसने भारत की खोज की थी। अब मैक्सिमम बच्चे दिमाग के अंदर सोच ले भारत की खोज का मतलब उसका पहला भारत था ही नहीं है। भारत था लेकिन समुद्री रास्ते के तहत, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज इनको पता है कौन था भारत नाम का भी कोई देश है धरती पे। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये पहली बार समुद्र के रास्ते से घूम फिर के भारत के अंदर पहली बार यूरोपियन कंट्रीज का नागरिक आया, जिसका नाम था वास्को डी गामा। और उसी ने क्या बताया कि हां भाई वहां पर एक भारत नाम का देश, उधर मसाले वगैरह बहुत बढ़िया चीज मिले हैं, उड़े के लोग जमा बूतरू हैं, आपस में लड़ी हैं, आराम तापी शासन काल कर सिका। हां ठीक है, तो आ जाओ सारे जने। तो ये चीज समझ में आई। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। कौन से साल में? 1498 में। आया कहां पर था? अपना समुद्री तट कहां पर? नीचे साउथ में है। ठीक है, यानी केरल के अंदर कालीकट नाम की जगह थी, उधर आया था, और वहां का जो राजा था जमोरिन, उनके द्वारा उसका स्वागत भी किया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी, लिखवा देता हूं आप सभी साथियों को। देखो सबसे पहले जो आया कौन आया? 1498 के अंदर आया भाई। कौन आया सबसे पहले? इतिहास के अंदर हम लोग लिखेंगे वास्को डी गामा भाई। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या है? पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाल देश से आया था, ये चीज याद रखना भाई। ठीक है, पुर्तगाल देश से था भाई, पुर्तगाल यात्री था, यात्री जिसने भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज करी भाई। भारत का मैं जो समुद्री रास्ता आया करता ना है उसकी खोज की थी, रास्ते की खोज की। यो आया किधर? भारत के अंदर। भारत के अंदर आप लोगों को पता भारत का मैप, ये जो साउथ इंडिया हमारा, साउथ इंडिया के अंदर यहां पर आपके पास केरल है, इधर आपके पास तमिलनाडु है, आधे की के काटू बोल तमिलनाडु। ठीक है, तो यहां पर जो केरल है ना, इस केरल के पास जो समुद्री तट था, इस तट का नाम था यहां पर कालीकट। क्या था? कैसे केरल, कैसे कालीकट। ठीक है, काले काले लोग थे यहां पर, तो कालीकट नाम की जो जगह थी केरल के अंदर, यहां पर आया था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, तो कहां पर आया था? केरल के कालीकट। पूछे जाती है चीजें, तट पूछा गया है, कालीकट नामक तट पर आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कहां पर? केरल का जो कालीकट नामक तट था वहां पर आया था।
ठीक है जी। दूसरी चीज, यहां पर जो कालीकट नाम की जो जगह थी, यहां पर जो सम्राट बन रहा था उस टाइम, अब 1400 के साल है, तो 1400 के सालों के टाइम पर तो आपको पता है राजतंत्र होता है, यानी राजाओं का शासनकाल होता है। तो उस टाइम यहां का सम्राट कौन था? यहां का सम्राट था जमोरिन। ठीक है, और जो जमोरिन यहां का जो राजा था ना, उसने क्या था, इसका स्पेशल स्वागत भी कराया था, फूलों की माला पिराई, बैंड बाजे बजाए, ठीक है, इंस्टाग्राम पर रील बनाई, बढ़िया सी लाइव आया था जमोरिन उस टाइम, मैंने भी देखा था इंस्टाग्राम पर लाइव आया था। ठीक है, तो बोले आज हमारे पास आए वास्को डी गामा, स्वागत कीजिए इनका। ठीक है, पूरा पूरा रिजॉर्ट बुक करवाया था उस टाइम जमोरिन ना। ठीक है, आज गुलाब जामुन रसमलाई सारी की सारी चीजों का आयोजन करवाया था। तो जो जमोरिन था, जमोरिन के द्वारा क्या है, तुम्हारा इसका स्वागत कराया गया था। ये भी पूछा जाता है, जिस टाइम वास्को डी गामा भारत के अंदर आया था, तो केरल के अंदर राजा किसका शासनकाल था? तो जमोरिन का शासनकाल था। ठीक है, वहां के राजा जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया। किसका स्वागत किया गया भाई? वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। इतनी चीज हर एक साथी का समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ मेरे को। ठीक है, जो तुम्हारा वास्को डी गामा का सारा रोड़ा है वो यहां पर हो गया खत्म। ठीक है, वास्को डी गामा से रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछ सकता वास्को डी गामा किस समय भारत में आया, सर्दियों के अंदर आया था। क्यों? हमें कैसे पता लगा? फोटो के अंदर मैंने देखा था कोट पहन रहा था बहुत बड़ा, तो इसका मतलब क्या? जाडेगा मैं कि है वास्को डी गामा तारा भारत का मैं आया था। अब एक बार के लिए मेरे को चीज बताओ, इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई? बैच में साइंस की क्लास कब होगी गुरुजी? बायो की। हरियाणवी छोरा कौन से बैच के अंदर भाई, ये बताओ मेरे को। हाँ ठीक है भाई, इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई, एक बार के लिए बताओ। वास्को डी गामा का टॉपिक क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं? आगे जी आ गया, आओ तो गाइस समझ में, समझाना लग रहा है हो गया जी, क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या हुआ 1498 के बाद, कुछ एक साल बाद 1498 आया, 1498 के बाद तुम ये समझो लगभग 7 साल के बाद, यानी 1505 का सन आया भाई। ठीक है, तो 1505 के अंदर क्या है भाई, मतलब इस जो एक पुर्तगाली जो नागरिक था ये वापस गया भाई, ये अपना केरल का आया, इसने सारी चीज एक्सप्लोर करी, सारा सौदा देखा, बोला वाओ इधर तो बहुत ब्यूटीफुल सुंदरियां भी हैं। ठीक है, यहाँ की लड़कियां तो डांस भी करती हैं, ऐसे चकलो असलो पंगे क्यों पौने तुसी जिथे भी जाने हो नु ढूंगा नु कट नु कर आ बोतल नो करी जा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो बहुत अच्छी सुंदरियां भाई, इंस्टाग्राम पे बढ़िया रील बनाती हैं। ठीक है, फिर वो वापस गया, उसने अपने देश के अंदर जाके बताया, बोला भाई भारत के अंदर चलो, इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी है, इतने बढ़िया बढ़िया डांस करनो, बोतला नु डक से खोल दांदा गेल नु कुल्ला नु पूरा नु काट गिर नु करी जा है। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया जगह है, एंटरटेनमेंट की सबसे बढ़िया जगह, उधर चलो। तो भाई फिर सारे के सारे पुर्तगाली आ गए, तो बोले हम भी चलेंगे। और तो और जो पुर्तगालिया का जो गवर्नर था, जैसे अपने यहाँ पर गवर्नर है, जैसे वर्तमान में जैसे भाई हरियाणा का गवर्नर कौन है, राज्यपाल है, तो उसी टाइप से पुर्तगालियों का गवर्नर था, वो बोले मैं भी चलूंगा, मैं भी देखूंगा कुकर नाचा है, कुकर डूंगा मटकावा है, मैं भी चलूंगा देखना। ठीक है, तो वो भी तैयार हो लिया भाई। तो 1505 में एक फ्रांसीसी पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ठीक है, नाम याद रखेंगे, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। क्या था हमारा? ये पुर्तगाली गवर्नर था भाई। कौन था ये? पुर्तगाली गवर्नर। आई चीज समझ में 1505 में, तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो कि पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है, ये भी क्या भारत के अंदर आ गया और वहां पर क्या पुर्तगालियों के ऊपर इसने शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया और फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर भारत का बन गया, भारत में बन गया भाई। भारत में जितने पुर्तगाली जगह पर जो भी शासनकाल था ना, वहां पर इसने शासनकाल चलाना शुरू कर दिया। जैसे मान लिया गोवा है, ठीक है, केरल है, या कहीं पर भी है, जितने पुर्तगाल के ना जो नागरिक रह गए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, उन सारे का जो राजा बन गया, कौन बन गया? फ्रांसिसो डी अल्मीडा बन गया। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? चीज के अंदर घुसी, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? इसी फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने क्या बोला, एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, कानून लाना पड़ेगा भाई। भारत वाली छोरी इतनी सुतरी नाचने लग रही है, कितने जाने और बोतला के खोल रहे हैं, नो फट नो नाचा, इतनी बढ़िया नाचा, अपने लेके को नाच दी। तो इसने एक कानून लाया, जो कानून के बोले इसका नाम रखा है ब्लू वाटर पॉलिसी। आज से अपने वाली लड़कियां भी सारी नाचेंगी, आज ब्लू है, पानी पानी पानी। ठीक है, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा क्या लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया भाई। क्या लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी कि जो भारत का जो समुद्री इलाका है ना, उसके अंदर सिर्फ पुर्तगाली जो लोग हैं सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि लेके कौन आया था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ठीक, किस लिए लेके आया? सॉरी, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इसको कार्टाज सिस्टम भी बोलते हैं। किस लिए लेके आया? ये एक प्रकार का क्या था? एक लाइसेंस था, जो कि पुर्तगालियों को भारतीय समुद्र में काम करने की परमिशन देता था। लिख दूंगा यहां पर, या चीज समझ गए? ये क्या था? एक टाइप का लाइसेंस था, जो कि क्या पुर्तगाली नागरिकों को परमिशन देता था कि हां भाई तुम भारत के समुद्र के अंदर है, बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। चीजें समझ में आई या नहीं आई? भाई मनीष शर्मा 100 बार बता लिया, जीके जीएस के बैच के अंदर कंप्यूटर नहीं मिलता भाई। जीके जीएस के बैच के अंदर ओनली साइंस और जीके मिलेगी भाई। ठीक है, बताओ भाई, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ब्लू वाटर पॉलिसी यस पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भाई। वेरी गुड। कौन कौन रोहतक से क्लास? भाई के बेरा लोग कड़ा क्लास देखा। ठीक है, शाबाश। ओके, क्या हुआ सर? पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियोस कहाँ मिलेंगी
भाई रवीना जोधा बैच के अंदर है भाई, कंप्लीट जीके का बैच देख लो आप, सीईटी ग्रुप डी का बैच देख लो, सीईटी मेंस का बैच देख लो, या फिर आप दिल्ली पुलिस का, रेलवे ग्रुप डी का, हर एक बैच के अंदर है भाई। ठीक है चलो आगे। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई ना? आ गई भाई। चल हिमाचल प्रदेश से लाइव, अरे धन्यवाद मेरे भाई, तुम लोगों ने तो खूब तबाही मचा रखी भाई, है सारा बाढ़ ले गई, पहाड़ा ना संभाल के रखो भाई। इतनी गर्मी क्यों रखी था मैंने हिमाचल प्रदेश में? और वहां पर कुछ गर्मी है तो उसको इधर भेजो, हरियाणा साइड, पंजाब साइड। यहाँ पर तेरा जमा बारिश का मौसम, दिन रात तुमने बाढ़ ही बाढ़ लगा दी यार। पहाड़ों को थोड़ा संभाल के रखो मेरे भाई, ना पिघलाओ इतना प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है भाई चलो आगे। अब आगे चलते, आगे अब हमारे पास क्या है भाई, जैसे हमने देखो सालों को सीरीज वाइज पढ़ो। पहला साल 1498 वास्को डी गामा, उससे 7 साल बाद 1505 जिसके अंदर आया हमारे पास फ्रांसिसो डी अल्मीडा। अब उसी के 4 साल बाद 1509, ठीक है लिखेंगे सभी साथी। उसी के 4 साल बाद यानी कि 1509 में इसी के घटना हुई भाई जिसको हम लोग याद रखते हैं। तो 1509 के अंदर आया तुम्हारे पास अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ये कौन था? जैसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। लिखेंगे सभी साथी, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, याद भी करो टेंशन ना लो। ये कौन था? हमारा सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था भाई, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा था? ये पूछा था दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? तो कौन था आपका? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। कैसे रखो? फांसो मतलब फांसी, जो पहले वाला पुर्तगाली गवर्नर था उसको फांसी देकर दूसरे वाला क्या बोला? अल्फांसो ने बोला मैं बनूंगा पुर्तगाल का गवर्नर सेकंड, तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क क्या हमारा सेकंड पुर्तगाली गवर्नर बना। और पहला पूछ ले तो कौन सा? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो दोनों के नाम आपको रखने 1509 के अंदर हमारा बना था भाई। ठीक है जी। इसने दूसरी चीज क्या करी? इसी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने इसी से अगले साल 1509 में गवर्नर बना, इसी से अगले साल ने बोला भाई मैं तो अपनी सीमा बढ़ाऊंगा। ठीक है, सीमा का मतलब वाली सीमा ना समझ लियो भाई, कोई महिला सीमा उसकी बढ़ावा है। सीमा बढ़ाने का मतलब है मैं तो अपनी धरती की बाउंड्रीज बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसने क्या किया भाई, जो तुम्हारा गोवा था ना, गोवा के ऊपर शासन होया करता, बीजापुर का सुल्तान था, ठीक है उसका, तो उससे गोवा छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। पहली चीज तो ये करी इसने, क्या करा 1510 में बीजापुर के शासक से, क्योंकि गोवा को क्यों छीना इसने? क्योंकि गोवा समुद्र के तट के साइड में लगता था और इनको करना था मेनली बिजनेस व्यापार। ये करया क्या करते? भारत में मसाले लिए सस्ता रेट में ले लेंगे भाई, मान लिया 5 रुपये की पुड़िया, 10 रुपये की पुड़िया, और ना यूरोपियन देश में इंग्लैंड हो गए, पुर्तगाल हो गए, उन देशों में ना 100-200 रुपये बेचा करते, मतलब बीच में प्रॉफिट कमाया करते। ये काम आया करते इनका। मैं बीजापुर के शासक से गोवा को छीनकर क्या है, उस पर कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया भाई? यो कब्जा किया तुम्हारा फांसी देने वाला आदमी ना, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने। इसका मेनली काम है था अल्बुकुर्क। आपने नहीं सुना संपत्ति कुर्क कर ली भाई? कुर्क का मतलब जब्त करना, इसके नाम के अंदर ही कुर्क है, यानी जब्त करना। इसने क्या गोवा को भी जब्त कर लिया, तो गोवा की भी संपत्ति से कुर्क कर लूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो दूसरी मेन चीज याद रखनी है, भारत के अंदर पहली बार सती प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति भी ये था। भारत में फर्स्ट बार सती प्रथा को समाप्त किया, यानी कि पूरे भारत के अंदर समाप्त नहीं किया। ये ऐसे बोला भाई मेरा शासन किसके ऊपर है? भाई इसने देखो, आप खुद देखो, इसने गोवा के ऊपर कब्जा किया, तो ऐसे बोला मेरा शासन है गोवा के ऊपर। अब गोवा का मैं सारे पुर्तगाली नागरिक थोड़ी ना रहा कर दे, गोवा का मैं कुछ भारतीय नागरिक भी रहा कर दे। तो ये ऐसे बोला जो मेरा जो क्षेत्र है ना गोवा, गोवा के अंदर कोई सती प्रथा नहीं होगी। सती प्रथा मतलब तो हम लोग समझो हो भाई, मान लिया किसी का लुगाई का लोग मर गया, तो उस लोग को जब जलाया जाता था तो उसके साथ उसकी लुगाई को भी जलाया जाता था जिंदा। बोले भैया लुगाई किसका सारा जाओगे, इसको भी फूको। ठीक है, तो इस प्रथा को समाप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क था, जिसने इस प्रथा को समाप्त करने, ये प्रथा गलत है, उस महिला को भी जीने का अधिकार है। ये काम तो चलो अच्छा करे इसना। ठीक है भाई, तीसरी जो मेन चीज थी, आप लोग मैक्सिमम सोचो जो तुम ये करो ना, बीड़ी सिगरेट धुआं तंबाकू बोलो जुबा बैंगनी थूक दिया सारा लाल किला तमना लाल बना दिया, थूक 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 के नाम कन्नौट प्लेस की दीवार कौन सारी तमना लाल बना रखी दिल्ली का मैं। ठीक है, तो जो तंबाकू हो गया, या फिर जो भी तुम लोग काजू देखते हो ना, काजू काजू कतली वाले काजू हैं, ठीक है, तो काजू और तंबाकू दोनों के दोनों भारत के अंदर नहीं थे कभी भी। अकबर होना कदे तंबाकू नहीं पिया, ठीक है, और कदे और दूसरे ने भी कदे तंबाकू नहीं पिया। ठीक, ये तंबाकू आए करता, ये आए थे सारे के सारे पुर्तगाल से। तो तंबाकू और जो काजू की जो खोज हुई थी, ठीक है, भारत के अंदर कौन? पुर्तगाली ही लेकर आए थे। ये पुर्तगाल में आया करते तंबाकू और ये काजू। ठीक है, ये पुर्तगाली नागरिक हैं, आपके ऊपर झाजा बरबर लेके आए, ताम भी खाओ काजू, ताम भी खाओ तंबाकू, बोलो जुबा बैंगन यार मारो सब दिन ओका सुट्टे बीड़ी सिगरेट पियो तारा खत्म कर दिया जमा। ठीक है, यानी भारत में तंबाकू प्लस काजू लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों को यह श्रेय जाता है कि ये भारत के अंदर तंबाकू और काजू लेके आए। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक बार के लिए सभी साथी बताएं क्या यार? पुर्तगाली बेवकूफ तंबाकू देवजाट उक्का जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। मोहित सर शिमला आओ कभी, साथ में घूमेंगे, अक्सुराना बजा दे गाना। ठीक है भाई, जरूर बाकी यार मैंने पहाड़ डर लगा, मेरे तो घर के कौन भेज जाएगा, मजाक की बात नहीं। मैं 2-3 बार कह लिया मैं पहाड़ा बजाया हमारे घर के नाइट ना पहाड़ के सक जाएंगे, बस भेज जाएगी जिस पास मैं तो बैठा पक्का होगी, मैं कहते मार ले दो। मैं तो भाई कदे पहाड़ा गया है कोई नहीं, दूर तक देखे, दूर के ढोल सुहावने। जयपुर वाले जो पहाड़ हैं, नाहरगढ़ का किला है, ओके नाम था, जोधा बेगम वाला किला था, आमेर वाला किला, वो किले देखो उन पहाड़ा पर जाए हूँ बस। उस तरह कदे इन पश्चिम वाला पहाड़ पर तो कदे नहीं गया भाई।
अरे सच्ची मां मार ले तुमको, तेरे लिए बस पक्का पड़ेगी। चलो भाई आगे, इतनी सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ, ठीक है। अब जो एक और नाम याद रखना, उसका तुम्हारा पुर्तगालियों का रोड़ा खत्म, फिर अभी पढ़ाएंगे आगे डचों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, बस ये 2 पॉइंट और समझ लेना। एक था तुम्हारे पास नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, यह भी एक पुर्तगाली गवर्नर होता था, लेकिन इसके बारे में एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछता है क्योंकि इसने सिर्फ एक ही खास काम करा था। क्या करा था इसने? जो पुर्तगालिया की एक टाइम का में राजधानी होया करती कोचीन, कोचीन तो पता ना आपको, नीचे केरल तमिलनाडु साइड कोचीन देखने में मिलता है, तो पुर्तगालिया की वो भी राजधानी होया करती, मतलब वहां से भी पुर्तगाली लोग शासन ऑपरेट करते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। तो इसने क्या करा, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से शिफ्ट करके कहां पर, गोवा के अंदर कर दी। कौन से साल के अंदर? साल 1530 के अंदर। फिर ऐसे दिखा दी 32, 1530 दिखाई 32 चिंग कर दी चेंज, बॉडी थ्रेड चेंज कौन करनी थी, भी शासन हो रहा था गोवा का में, तो था ना पहला शासन, ठीक है। तो यानी कि नीनो डी कुन्हा, इसका नाम सिर्फ इतना रखना भाई नीनो, ठीक है। कुन्हा था यो, कुन्हा गुनाह था यो, गुनाह यो जाम की गुनाह कर रखा था, उल्टे काम करे इसने। इसने क्या किया 1530 में, पुर्तगालियों की राजधानी, पुर्तगालियों की राजधानी इस तरीके से याद रह जाएगा ना, गुनाह गुनाह था ये, अपराध था ये, जाम की अपराध कर रखा था। राजधानी कहां से? कोचीन से शिफ्ट करके, कोचीन से शिफ्ट करके कहां पर कर दी? गोवा कर दी भाई, ठीक है। और ये था कौन? ये भी क्या था? एक पुर्तगाली गवर्नर होता था भाई, पुर्तगाली गवर्नर था। आई चीज समझ में? कुन्हा याद रह जाए, कुन्हा गुनाह, गुनाह था इसने, गुनाह कर रहा था, सब था बेटा, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब जो लास्ट पॉइंट है पुर्तगालियों से रिलेटेड, उसका तुम्हारा पुर्तगाली सल्तनत वो पूरी हो जाएगी, पुर्तगाली से रिलेटेड हो, तुमको हिस्ट्री में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मराठे होया करते हैं, देखो पुर्तगालियों ने मेनली कहां प्रशासन किया, आप खुद देखो पुर्तगालियों ने कहां प्रशासन किया, आप मैप के माध्यम से समझेंगे। एक तो मेनली केरल के अंदर किया, यहां पर जो कालीकट मतलब जो कोचिन काचिन जो था, इधर मारा ना शासन, ठीक है। एक यहां पर जो गोवा था, इन्होंने गोवा वाले बीच के ऊपर भी शासन किया, ठीक है। मेनली इन्होंने इन 2 जगहों के ऊपर तो मेनली इन्होंने शासन किया ही किया था, आप लोगों को पता है। तो मेनली कहां पर किया इन्होंने? साउथ के अंदर किया, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर किया। और दक्षिण भारत के अंदर यहीं पर गोवा के पास कौन थे? मराठे थे, जिसको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अभी मराठों का शासनकाल होता था। तो मराठों ने क्या है, इन पुर्तगालियों को 2 बार हराया था, 2 बार हराया, और इनकी 2 जगह छीनी भी थी, उन 2 जगहों के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें लिखेंगे, मराठों ने पुर्तगालियों को 2 बार हराकर 2 जगह छीनी, 2 जगह है वापिस छीन ली थी, ठीक है। कब छीनी? साल 1739 में, 1739 के अंदर। साल भी याद रखना है। उन जगहों के नाम क्या क्या थे? एक का नाम था सलसेट, दूसरे का नाम था बसेन, ठीक है, सलसेट, और दूसरी जगह का नाम था बसेन। मराठे के लोगों ने साल्याना, सलसेट में सल का मतलब साले, साले पुर्तगालियों को बिल्कुल नहीं बसने देंगे इधर, इनको उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। बसेन से बसना, सल से साले, याद रह जाएगा। तो पुर्तगालियों से रिलेटेड हमने करीबन ये समझो 2 पन्नों के ऊपर चीजें पढ़ी हैं, और हर एक साथी के मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। और इसके अंदर पुर्तगालियों से बार मतलब पुर्तगालियों से रिलेटेड इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, मैंने आपको बिल्कुल डीपली करवा दिया। बताओ भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे। पुर्तगालियों से रिलेटेड नेट स्लो था सर, देव जाट। अरे नेट तेरा ही बे स्लो है, जब साथन का तेरा मैसेज आ जाए ना तेरा नेट स्लो होने, उसका जवाब देगी, देखिए नेट स्लो था, जो को कलेश करेंगे ना तेरा नेट आप पे तेज बाजा, नेट नहीं तू भी बाजा। मोहित भाई साइंस की क्लास क्यों बंद कर दी मॉर्निंग में 12 बजे? भाई चलती है ज्योति जागना, बैच के अंदर चलती है, यूट्यूब पे नहीं चलती, क्लास बंद नहीं की, क्लास चलती है यूट्यूब पे। आज भी लगी फिजिक्स की, फिजिक्स शुरू कर दी, 2 क्लास होली, पहली क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट थी, आज मोशन की लाइव क्लास नंबर 1 लगी थी, ठीक है। ओके, यमुना का पानी आ गया हमारे गांव में बहुत तेजी से सर जी, पोटर ब्लॉग इकट्ठा करो, खेतों के अंदर लगाओ। तारती एक चीज बताऊं, मतलब भगवान ने तो हर जगह पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, हर जगह पानी बांटा था भगवान की दृष्टि में। ना कोई भारत, ना कोई पाकिस्तान, ना कोई चीन, ना कोई बांग्लादेश, ना कुछ, तो इंसान ना बांट रखे हैं, मानो यह बात। भगवान की दृष्टि में तो सारे देश एक जैसे हैं, आप ही सारे धरती के नागरिक एक जैसे हैं, मानो यह बात, ठीक है। इब धरती के जो ये लोग हैं ना, ये हैं बोली त्रेड, सबता बड़ी बोली खोद। तो इनका क्या रखा था जमानू, सारा सोता मानू डंडा लगा रखा था, ये पानी हम नहीं देंगे, ये हमारा पानी है। पंजाब को ये हमारा पानी है, हम हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा को ये हमारा पानी है, हम लेके रहेंगे, ठीक है। भारत को हम ये पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे, हम वो नहीं करेंगे, मतलब सारे आपस में पानी पर जूत बाज रहा था। ये भगवान ने पानी इतना कर दिया, ठीक है। जो सा पानी मांगा था वो भी छिक गया, जो सा पानी नहीं देने का था वो हाथ जोड़ जोड़ की देवा है, ले लो प्लीज पानी ले लो, मार पे ले लो पानी, हम देव हम डूब गए, मेरा बैड आएगी, ले लो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ले लो, नहीं तो लेना पड़ेगा भाई, भाई ना 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 लेना पड़ेगा, है ये सिचुएशन हो रही है। बिल्कुल ये सारे जने पानी का दुखी हो रहे हैं। पहला तो डंडा लगा रखा था, कंप्लीट जिक्के बैच में 29 अगस्त की केमिस्ट्री डाल दूंगा भाई, विश्वजीत सिंह शायद भूल गया, मैं डालने डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चले आगे, क्या हो गया पुर्तगालियों, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां लगी? अभी आगे आएगी, टेंशन ना लो। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी आओगी, डचा की पहली फैक्ट्री भी आओगी, सारे पहली फैक्ट्री, टेंशन ना ले, आगे होगी, थोड़ा सब्र तो रखो, ठीक है। चलो आगे, आगे चलते हैं भाई। देखो भाई आगे चलते भाई इसी के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इनकी पहली व्यापारिक कोठी, पुर्तगालियों की पहली जो व्यापारिक कोठी थी भाई,
व्यापारिक कोठी का मतलब समझते हो? व्यापारिक कोठी का मतलब इन्होंने सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो जगह जो निश्चित करी, पहली जो जगह इन्होंने फैक्ट्री बनाई, मतलब भारत के लोगों से मसाला खरीदा, उसको पैक कर करके विदेशों के अंदर भेजा, ठीक है। वो जो पहली व्यापारिक कोठी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी साल 1502 में भाई, ठीक है जी। कहां पर हुई भाई? हमारी केरल के अंदर। कहां पर आया था ये? वास्को डी गामा हमारा कालीकट के अंदर आया था। तो केरल के अंदर जो कालीकट है, कालीकट नाम की जो जगह है जहां वास्को डी गामा सबसे पहली बार आया था, वहीं पर क्या है, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। उसके बाद ये थी वैसे ही टेम्परेरी कोठी स्थापित करी थी। फिर ये बोले हमने तो पहली स्थायी कोठी बनानी, फर्स्ट परमानेंट कोठी, वो तो बनाई थी टेम्परेरी, फिर बोले हमको तो परमानेंट कोठी बनानी पड़ेगी। तो परमानेंट कोठी इन्होंने इसी से अगले साल, इसी से अगला साल कौन सा? 1503 में। कहां पर भाई? कोचीन के अंदर इन्होंने सेकंड कोठी बनाने का काम किया, कोचीन के अंदर। तो कोचीन भी यहीं पर केरल तमिलनाडु के अंदर है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आपसे पूछ ले हुआ है पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुई? साल 1502 के अंदर। कहां स्थापित हुई? कालीकट के अंदर। अगर आपसे पुर्तगालियों की पहली स्थायी कोठी परमानेंट अगर लिखा आ जाए तब आपको ये बताने, अगर परमानेंट लिखा है ना नॉर्मल कोठी पूछ रखी तब आपको कालीकट वाली बतानी। कालीकट ऐसे याद रख लो, पहली बार वास्को डी गामा भी कालीकट के अंदर आया था, तो पहली कोठी भी कहां पर स्थापित करें? कालीकट के अंदर स्थापित करेंगे। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई? आगे भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे भाई फिर पुर्तगाली आ गए। पुर्तगालियों के बाद आए भाई हमारे भारत देश के अंदर डच। ठीक है, डच आए, ये भी कहते हैं डच, नो डच डच करते हैं, डच 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 डच। ठीक है, तो डच लोग ये कहां से आए थे? जो नीदरलैंड के जो नागरिक होते हैं ना, उनको बोलते हैं डच। ठीक है, तो ये याद रखना, डचों के बारे में कोई ये नहीं पूछता कौन से साल में आए थे, कब आए थे, सिर्फ इनके बारे में पेपर के अंदर जो आता है वो यही आता है, इनकी पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित। जैसे अभी हमने पढ़ा ना पुर्तगालियों की कब और कहां स्थापित हुई, उसी टाइप से डचों की सिर्फ व्यापारिक कोठी पूछता कब और कहां स्थापित हुई। इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। पहली चीज तो डच थे कौन? नीदरलैंड से आए लोगों को डच बोलते थे। नीदरलैंड से आए लोगों को क्या बोलते थे हम लोग? डच बोलते थे। और इनकी जो फर्स्ट व्यापारिक कोठी थी, इनकी जो पहली व्यापारिक कोठी थी, वो हमारी कब और कहां स्थापित हुई, इसका नाम पूछता है एग्जामिनर हर बार। तो डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो हुई थी तुम्हारी मसूलीपट्टनम के अंदर स्थापित। कब हुई थी? साल 1605 के अंदर भाई। ठीक है, मसूलीपट्टनम जो कि वर्तमान में हमारा कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश भी तो समुद्र के किनारे लगता है, इन्होंने सारी की सारी समुद्र के किनारे स्थापित करी थी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, और कब करी? 1605 ईस्वी में स्थापित हुई थी, साल भी याद रखना। ठीक है भाई, अब इसके अंदर आपको मैंने इसको याद कैसे? याद रख लो, डच। डच का मतलब ऐसे डच करना। ठीक है, मसूली, मसूली से मूसल, सॉरी क्या नाम होगा उसका? मूली, मसूली, मूली। मूली आपने खाई होगी, सर्दियों के अंदर मूली खाते हैं, मूली गाजर याद होगा। तो मूली, मूली को पाड़ लो, पट्टनम का मतलब पाड़ लो, मूली को पटा के ऐसे डच करके पाड़ लिया, ऐसे डच करके मूली को हमने पाड़ लिया। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम डच। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम के अंदर साल 1605 के अंदर स्थापित करी थी, याद रखना। मसूलीपट्टनम है कहां पर वर्तमान में? हरियाणा, सॉरी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। तो ये चीज भी याद रखना भाई। ठीक है सर, आपका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, मजा आ जाता है क्लास लेकर। धन्यवाद भाई कांता देवी। कांता देवी एनटीजी भी क्लास ले रही हैं क्या? कुछ आ गया भाई फोन के अंदर, 1 मिनट रुक जाओ, देख लो मैं क्या आ गया। भारी बारिश के कारण विद्यालयों के संचालन बारे सूचना। अपने अधीन खंड में ऐसे विद्यालयों की सूची भेजें जिनका भवन अति क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, भवनों में बारिश का पानी भरा हुआ है, गलियों और रास्ते में पानी भरा है। 2 और 3 को अवकाश घोषित करना है भाई। अच्छा भाई, 2 और 3 तारीख को सरकारी छुट्टी हो जाएगी भाई। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी? काजल, काजल भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, रास्ते के अंदर है, बस बहुत ही जल्दी आने वाली है। आज आप लोगों ने देखा, मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, देखी थी आप लोगों ने भाई? जो हमारी ये जो सौदा है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला है, ये सिस्टम भी बदल दिया। ठीक है, मेंस के जो पेपर होंगे वो एक शिफ्ट में होंगे। चलो आप तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, तो दिल्ली पुलिस के अंदर तो मेंस वगैरह को सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ का पेपर दोगे तो मेंस एक ही शिफ्ट के अंदर होगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी चेंज करिए, नॉर्मलाइजेशन दिल्ली पुलिस के अंदर भी लगेगा। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तैयारी को करना। और अब की बार चीजों को थोड़ा सा डीप पढ़ते चले, जैसे अभी मैं आपको डीप करवाने लग रहा हूं। क्यों करवाने लग रहा हूं? क्योंकि एजेंसी बदल चुकी है। पहले टीसीएस एग्जाम लेती थी, अब लेगी एडीक्यूटी। नाम के अंदर क्यूटी है, हरकतें इसकी खतरनाक है। तो ऐसी खतरनाक हरकतों से निपटने के लिए आपको थोड़ी जिक्के भी थोड़ी डीप पढ़नी पड़ेगी, खतरनाक तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, हल्के में लेके चलोगे जिक्के को तो आपके पतन के जिम्मेवार आप खुद होगे भाई। ठीक है, फिर बोलोगे हम तो क्यूट समझ के चल रहे थे और कुछ और ही हो गया। आगे चले, डचों का रोला खत्म। डचों से रिलेटेड सिर्फ इतना ही पूछता, और इससे ज्यादा डचों से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछता। उसके बाद आया हमारे पास अंग्रेज। अंग्रेज मतलब जो ब्रिटेन के जो नागरिक थे, इनको अंग्रेज बोलते थे। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम बोल लो, यूके बोल लो, इंग्लैंड भी बोल सकते हो, मतलब 4-5 नाम इसके बाद एक ही है। ये वाले नागरिक आए भाई। ये कब आए जी? ये मेनली मतलब ये भी ठीक टाइम पे आ गए थे। पहली चीज तो आपको जो चीज याद रखनी है वो चीज याद रखनी है भाई, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया था? तो साल, पहला पॉइंट लिखना 1599 में भाई, एग्जाम के अंदर आता है। 1599 में इन्होंने कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या था मैं आपको बताता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1599 में। ये जितने भी आए थे ना भाई, तुम्हारे पुर्तगाल, क्या पार्टी थी कल रात। नाउ लेट्स पिक द बिल ब्रो। नाव यूपीआई कर दिया है। नावी यूपीआई आए, डच आए, ब्रिटेन वाले आए, आगे फ्रांसीसी भी आएंगे, डेनिश भी आएंगे, जितने भी जने आए, इन सारों ने अपनी अपनी कंपनियां बनाई थी। इनके हर एक के अलग नाम, जिसको हम लोग व्यापारिक कोठी बोलने लग रहे हैं ना, वो तुम्हारी कंपनी ही है। ठीक है, इन्होंने कंपनी बनाई, जैसे इनका नाम था जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी टाइप से तुम्हारी और मान लिया जो भी मतलब है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हर एक की कंपनी थी। अब आप ही बोला हाँ ब्रिटेन होती है जो देश, आप इनके बोला पश्चिमी देश, ये अपने को क्या बोलते हैं, पूर्वी देश, तो इसलिए इन्होंने अपने देश का नाम यहाँ पर रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्वी भारतीय कंपनी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? तो साल पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1599 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, इसी से अगले साल, पहले साल कंपनी का गठन हुआ, तो इसी से अगले साल कौन सा आया, साल 1600। तो 1600 में क्या है, इनको 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से शाही फरमान मिल गया भाई इनको। क्या फरमान मिला कि भाई भारत के अंदर सिर्फ तुम ही व्यापार कर सकते हो, कि भारत में तुम व्यापार कर सकते हो, सिर्फ तुम। ठीक है, मतलब इनको लाइसेंस मिल गया ब्रिटेन की महारानी की तरफ से कि भाई भारत के अंदर जो तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ तुम ही है बिजनेस कर सकते हो, तुम ही सारी की सारी चीजें कर सकते हो, जो भी तुमको यहाँ पर मसाले बेचने हैं, खरीदने हैं, और किसी को कुछ भी नहीं करने की परमिशन। ठीक है, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले राज्यों के अंग्रेज, अब तो पैसा ही पैसा होगा राजी हो रहे भाई, बूंदी डाल। ठीक है, फिर भाई क्या हुआ, अब जैसे आप लोग मैक्सिमम नहीं भी सोच रहे हो ब्रिटेन की महारानी क्या सिस्टम है, अभी भी इंग्लैंड के अंदर क्या है, राजतंत्र है। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर अभी भी राजतंत्र है। अपने यहाँ पर तो ये आपने वोट डाला भाई, अब की बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, ठीक है, अगली बार कोई और बन जाएगा, उससे अगली बार कोई और बनेगा, यानी इलेक्शन के माध्यम से चुनाव होता है। यहाँ पर क्या अभी भी राजतंत्र है, जो शाही परिवार है, उनका बेटा है या उनकी बेटी है वो आगे राजा बन गई, फिर उनका बेटा बेटी वो प्रिंस बन गए, वो राजा बन गए, अभी भी वहां पर वही शासन चलने लग रहा है इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम था। तो जो एलिजाबेथ थी, ठीक है, इसने परमिशन दे दी, करो तुम बिजनेस करो, खुल की करो, दबा की पैसा कमाओ, और तुम्हें परमिशन दे भी कौन, और अंग्रेज तारा बीच में आऊं भी कौन। ठीक है भाई, फिर इन परमिशन लेने के लिए क्या है, 1608 ईस्वी के अंदर, ठीक है, अब उस टाइम तो मुगला का शासनकाल होया करता, 1500-1600 वाले साल का, मैं तो मुगला का शासनकाल होया करता, मानो यह बात है 1500 शायद 1550 वाले साल, 1555 का आसपास तो अकबर आ गया था गद्दी के ऊपर है। ठीक है, 14-15 साल की उम्र में तो मुगला का शासनकाल आ गया। अब 1600 वाले जो साल थे, 1605 पता नहीं 1606 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। फिर बन गया जहांगीर। जहांगीर था एक नंबर की जार प्रवृत्ति का इंसान, उसका बाबू ना इतना सौदा जचाया, अकबर ना, तो हम खुद सोचो भाई कितना सौदा जचाया, यो वह चीज जीतती मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा समय उसने शासन कराया था मुगला का टेम का में, और जिसने खूब नाम भी कमाया भाई, वह रियासत भी ले ली, उस रियासत पर भी कब्जा, उस रियासत मतलब एक दिमाग तरीका था, बहुत चीजें उसने अच्छी तरीका था करी, सती प्रथा खत्म करी, हिंदुआ पर जो टैक्स लगा करता वो टैक्स भी हटाया। ठीक है, जजिया कर बोला कर, जैसे मतलब बहुत चीजें उसने अच्छी करी, देश हित में करी। ठीक है, चाहे बेशक मुगल हो, लेकिन वैसे देखो ओवरऑल जो शासन था उस हिसाब से उसने अच्छे से शासन चलाया, खूब नाम कमाया। इसका बेटा था जार, जहांगीर नाम का में भी जार आवा है, जहांगीर। यो पढ़ा रहेगा तो छोरिया का पाचा, कोई उस अनारकली का पाचा हांडी जाया करता, थोबड़ा ठाई अनारकली अनारकली के बैग लू अनारकली आएगा बाबू ने करे महारथी बढ़िया रानी विवाह दूंगा, बढ़िया राजकुमारी लेके आऊं, जमा सुंदरी जमा उड़ के पड़ी ने अनारकली, मुझे सच्चा प्यार है, अनारकली से ब्याह करूंगा, जा खागू अनारकली गेल। ठीक है, उस अनारकली का चक्कर में बाबू गेल दुश्मनी ले ली। ठीक है, खुद का साम्राज्य का सत्यानाश करे, नरा नशेड़ी था, दारू पिया करता, सुल्फा गांजे सूंघिया करता। ठीक है, अनारकली का पाचा हंडी जाया करता, डक 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 डक, कोया उड़े ना लुकमा फिरी जाया करता, उन झोपड़िया में पड़िया। ठीक है, ओयोगा में भी जाया करते, बहुत बार देखा है, पकड़िया भी गया, पुलिस ने भी 3-4 बार पड़ा। अकबर का दौरा लेगा, अकबर ने बोला मेरा छोरा छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1608 के अंदर क्या है भाई, फिर एक अंग्रेज अधिकारी था विलियम हॉकिंस, यो गया जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने के लिए कि भाई जहांगीर बढ़िया से अंग्रेजन सेट करवा दूंगा, जब परमिशन देता तो बिजनेस करने की दे दे यार परमिशन। जहांगीर ने बोला नहीं, मैं सिर्फ अनारकली से प्यार करता हूँ। अंग्रेज ने बोला साथ बावड़ी तरेड़ है भाई, यो लायक इन चीज़ा का है। अंग्रेज ने बोला बर्फ परमिशन तो दे दे काका, कोई बात नहीं, अंग्रेजन नहीं लेनी। जागे ने बोला परमिशन अलाउड। ठीक है, नरी दारू पिया का नशा दे दी परमिशन। विलियम हॉकिंस ने सीधे हॉकी खेल दिया, आंधी फैक्ट्री गाड़ दी और सारा सौदा कर लिया। ठीक है, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि 1608 में कौन जहांगीर के दरबार के अंदर परमिशन लेने के लिए गया था, कौन सा अंग्रेज अधिकारी, तो विलियम हॉकिंस गया था। याद रखना, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज अधिकारी था। अकबर पर भी लेने गए थे परमिशन, अकबर तो नाइट अकबर तो थी
बढ़िया डालो सुना ज्ञान बांड्या बोली अकबर नु कोन्या करया करा मान जा मेरी बात, आप ही कर लेंगे बिजनेस, ठीक है। ये अंग्रेजा का हाथ में पावर दे दी, ये मठ मार देंगे, अपना सारा पैसा ले जाओगे, अपना ऊपर कब्जा कर लें, इनकी परमिशन ना दे, ठीक है। जो भी ना मसाले चाहिए आप ही पूछाओगे, आप ही कमाई करांगे, ठीक है। उसने समझदारी दिखाओ, यो तो अंदर बोलू जहांगीर इन्हें नहीं था कहेगा भी ज्ञान, दारू पी जाना कि मैं काम धंधा करना को फरी फंड में गद्दी मिल गई, सारे साम्राज्य मिल गए, ठीक है। बाबू की जो बनी बनाई थी संपदा उसकी गोप भी खोद दी बस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए आया था भाई, ठीक है। कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था भाई, अरे ना परमिशन दे दी बोली तेरे ना, जमा ज्ञान नहीं था भाई। अनारकली में जमा अंधा हो रहा था ऋषि, वह अनारकली थी उसमें भी बेरन कुकर की थी, वह मार दी सुसरा थप्पड़ गाल पे घुमाएगी, वह भी लालची थी तकड़ी, बोलिया आचा राजा का सोरा पाछा पड़ रहा है, ठीक है घुमाऊंगी इसने भी, फिल्म दिखाने ले जाया कर दिया भी उसने सिनेमा में, ठीक से। फिर क्या हुआ, परमिशन मिलेगी तो 1611 के अंदर इन्होंने फैक्ट्री लगा दी भाई। परमिशन मिलती है तो फैक्ट्री लगाएंगे, तो इन्होंने पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई, इन्होंने भी कहां पर लगाई? फर्स्ट जो टेम्परेरी फैक्ट्री थी, याद रखना, पहली अस्थायी फैक्ट्री, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा जो पहली अस्थायी जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो भी कहां पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम अभी अभी मैंने बताया था कहां पर, तुम्हारा आंध्र प्रदेश के अंदर मसूलीपट्टनम है। तो प्रश्न देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर पूछ ले अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई? मसूलीपट्टनम। कब लगाई गई? साल 1611 में। अगर आपसे यही चीज दोबारा से पूछ ले डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई, पहली व्यापारिक कोठी भी बोल सकते, तो वो भी मसूलीपट्टनम, लेकिन उसका साल अलग है। डचों ने लगाई थी 1605 के अंदर, इन्होंने लगाई 1611 के अंदर। चीज एक ही, वही मसूलीपट्टनम के अंदर इन्होंने भी फैक्ट्री लगाई थी। चीजें समझ में आई या नहीं? फिर इसके 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी कि साल 1600 सॉरी हाँ, इसी के 2 साल बाद यानी कि भाई साल 1613 में, साल 1613 में इन्होंने पहली परमानेंट फैक्ट्री लगा दी भाई अंग्रेजा ना। अंग्रेजों ने टेम्परेरी कुछ नहीं, जागीर का दौरा भेज दियो बस, नशे सूखे, ठीक है, जागीर सूंगी जागा, ठीक है, अपने परमिशन दे ही जागा, इन्ना उसका मतलब तोड़ पाएगा। तो इन्होंने पहली परमानेंट फैक्ट्री कहां पर लगाई? सूरत में भाई। तो अगर देखो दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पूछ ले अंग्रेजों द्वारा पहली टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, साल पूछ ले, साल भी याद होना चाहिए बकायदा आपको 1611। अंग्रेजों द्वारा पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में, ठीक है। ऐसे याद कर लो हम तो परमानेंट ऐसी जगह फैक्ट्री लगाए जो सुंदर सुंदर सूरत दिखी जाए, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। और लगाई कब गई? साल 1613 में। तो दोनों चीजें आपके याद होनी चाहिए बकायदा, साल भी और तुम्हारी जगह का नाम भी, ठीक है। ओके, ठीक है, हर एक साथी की चीजें क्लियर हुई या नहीं? फिर क्या हुआ, जैसे ये सारी चीजें होगी, फिर ये अंग्रेज ने बोले जागीर तो ऐसा बोली त्रेड है, सूखा नशा दे दे, सुल्फे सूंगी जागा, ठीक है, विमल दे दे उसे लगे, जागीर विमल भी खाया करता, खाया अब बोलो जुबा केचरी ऐसा बड़ी त्रेड है, अरे तना तो ज्ञान तो राजा है, ठीक, उससे की वजह तो विमल की सेल बढ़ी। फिर क्या हुआ, इसी के थोड़े से साल बाद 1613 के मतलब 2 साल और बाद 1615 के अंदर फिर एक थॉमस रो नाम का भी एक अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है, वो भी जहांगीर के दरबार में गया था परमिशन लेने के लिए। भाई आमना देखो सूरत का मैं फैक्ट्री खोल दी, अब हम 1-2 जगह और फैक्ट्री खोलना चाहवा तो उधर की ओर परमिशन दे दो। तो याद रखना आपको साल, इसी के 2 साल बाद साल याद रखना 1615 में, 1615 में फिर कौन गया? फिर गया थॉमस रो। दोनों आगे नाम याद रखने आपको। पहली बार कौन गया था? तुम्हारा विलियम हॉकिंस 1608, और 1615 के अंदर थॉमस रो भी किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में व्यापार के लिए परमिशन लेने के लिए गया, परमिशन लेने के लिए गया भाई, लेने के लिए
गया। ऐसे याद रखना 1615, 15 के अंदर 15 है, दर दर का मतलब दर दर की ठोकरें खाना, ठीक है। दर दर की ठोकरें खाते हुए बाजार उस दरबार के अंदर गया कि प्लीज हमने परमिशन दे दे। वो था बड़ी तरेड, फिर दे दी परमिशन, ठीक है। सुल्फे सुंगे अगर नारकली में बावड़ी बावड़ी बूझ हो रहा जमा तगड़ा, ठीक है। अंग्रेजा का रोड़ा समझ में आया नहीं। अंग्रेजों से रिलेटेड सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी। क्या क्या चीज याद रखनी? पहली चीज 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापित करी। अगले ही साल इनको क्या है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा परमिशन मिल गई, हाँ भाई सिर्फ तामे बिजनेस कर सको हो। फिर उन्होंने 1608 के अंदर एक विलियम हॉकिंस नाम का था, वो गया जागीर ने लाया, जागीर बोली बूझ परमिशन दे दे, सुखे नशे दे जाए, इतना सुंगड़ना एक आधी सूत्री अंग्रेज ने भी दे देंगे, नो बोला दे दो चलो चलो परमिशन है तुमको, अलाउड है, ठीक है। तो 3 साल बाद 1611 का मैं इन्ना पहली टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई कहां पर, मसूलीपट्टनम के अंदर। फिर उसी के 2 साल बाद इन्होंने 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई सूरत के अंदर। इन्होंने परमानेंट जगह ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई जहां पर सुंदर सुंदर सूरत हमको दिखी जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसके 2 साल बाद क्या, फिर थॉमस रो गया परमिशन लेने के लिए, भाई जहांगीर के दौरान हम 1-2 फैक्ट्री और खोला। ये 2 नाम याद रखो, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, ये दोनों के दोनों हमारे गए थे। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ सभी साथी। क्या हुआ जी सर? चलो आगे, क्लियर है गुरुजी, नेक्स्ट चलो। चलो भाई आगे, चलो आगे चलते हैं। सर नेम ग्रुप डी का बैच, सर मैंने ग्रुप डी का बैच लिया हुआ है। सर आपने टेलीग्राम पर मैसेज डाला है कि ज्योग्राफी करवा दिए, वीडियो बैच में कहाँ मिलेगी? ग्रुप डी के बैच में, ले अभी दिखाता हूँ भाई। बैठे तमनु को हो क्या हमने नौकरी चाहिए और कत्तारी सी हैं तारती नु को हो गया ना, हम फ्री में काम करते हैं, राख ले फ्री में काम करने खातर भी कोने रखा है, ठीक है। ऐक पाड़ी की देख लिए मन दोनों लगा ताम जहांगीर की संगत का सर है। ये कौन सा है? रेलवे ग्रुप डी का बैच। मना किस पर दाबा? व्यू कोर्स का ऊपर दाब दिया। मैं कहां पर गया? कंटेंट के अंदर गया। मैं कहां पर गया? जीके के ऊपर गया। ये क्या है यहां पर? ये क्या है? ज्योग्राफी होगी या कुछ और है? ज्योग्राफी है ना? तो बेटा सस्ते नशे करने छोड़ दे, आज के बाद सस्ते नशे नहीं करेंगे। पेट्रोल का धुआं, ठीक है, पेट्रोल की खुशबू, ठीक है, बुलेट के साइलेंसर का धुआं आज के बाद नहीं सूंघेंगे, ठीक है। तो ऐसे काम मत किया करो। अब की बार प्यार से समझा रहा हूं, अगली बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होगा। ये रहा ब्रह्मास्त्र। ये क्या है जी? ये है 14 पोरियों का लट। क्या है ये? 14 पोरियों का लट। पोरी क्या होती है जी? ये रही एक पोरी, ये डांट दिखाई दे रही है, ये डांट, ठीक है। जब ये अड़चन डालेगी तब पता लग जाएगा तुमको पोरी क्या होती है। एक पोरी है, ये दूसरी पोरी है, ये तीसरी, चौथी, इसी टाइप से इसमें 14 पोरी है, ठीक है। और आगे से अगर इस टाइप की बेतुकी बातें करी तो ये एक पोरी कम भी हो सकती है, मजाक की बात नहीं, कम भी हो सकती है। तो इस टाइप की बेतुकी बातें मत किया करो वत्स। फिर बोलोगे कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, कुछ छुल जाएगा, इसमें उड़ज आड़ज की खाल खुल पाट जाएगी, खून की धारियां कौन रुकेंगी? उल्टी बात ना करा करो मेरा का। चले आगे। वेरी गुड भाई। अरे यार इसी पागल वाली बात करी जाए, धक्का था, फिर न कहोगे नो बोलिया। ये तारे प्रश्न देखे ना मैंने, बोले आपने ये लिख रखा है कि जोग्राफी पूरी करवा दी, मैंने रेलवे ग्रुप डी का बैच रखा, उसमें जोग्राफी कहाँ मिलेगी? अरे दिखाई जड़तना स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ी थोड़े ज्योग्राफी मिलेगी भूतरू। आगे चलें भाई, आगे देखो अंग्रेजों का सिस्टम हो गया पूरा। अब आए हमारे पास डेनिस। क्या है हमारे पास? डेनिस। डेनिस, ठीक है। डेनिसों के बारे में पढ़ते भाई। इनका पहला कारखाना याद रखना भाई, इनका पहला कारखाना कहां पर खुला था? तो 1620 के अंदर है डेनिसों का हमारा पहला कारखाना खुला था भाई। कहां पर खुला? ट्रांकुबार, तमिलनाडु के अंदर भाई। तो इनका जो पहला कारखाना है, फर्स्ट कारखाना, कारखाना बोल लो, फैक्ट्री बोल लो, तो ये कब खुली थी इनकी? डायनासोर की जो पहली फैक्ट्री थी कब खुली थी? साल 1620 के अंदर। क्योंकि 1600 वाले साल चल पड़े थे ना तुम्हारे, ये देखो 1600 वाले चल पड़े, 1615 आ गया, ठीक है। फिर आए डेनिस तुम्हारे पास अंग्रेजों के बाद 5 साल बाद। तो इन्होंने 1620 के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई कहां पर? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के अंदर जगह जिसका नाम है ट्रांकुबार, ठीक है।
क्या नाम है, ट्रांकू, टैसे ट्रांकूबार, टैसे तमिलनाडु। ठीक है, तो ट्रांकूबार नाम की जगह कहां पर, तमिलनाडु के अंदर भाई। यहीं पर क्या है, इनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई, किसके द्वारा, डेनिश लोगों के द्वारा लगाई गई भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसको याद कैसे रखो, देखो डेनिश, डेनिश का मतलब हो गया भाई जो डेली है, देखो डैनी, डैनी का मतलब हो गया जो डेली, ऐसे याद रख लो। डैनी से डिनाई समझ लो ना, डिनाई, डिनाई करना नहीं मना करना। ठीक है, डैनी, इसको डैनी बोल दो, डिनाई को डैनी बोल दिया। ठीक है, ट्रांक्यू बार, भाई मैंने क्या है, बार के अंदर ट्राई करने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ठीक इस तरीके से। तो डेनिसों का जो पहला कारखाना कब हमारा कहां पर खुला, ट्रांक्यू बार के अंदर 1620 के अंदर में। ठीक है, इन्होंने ही हमारा सेकंड जो कारखाना इन्होंने जो खोला खुद का, वो भी आपको याद रखना है। जो सेकंड कारखाना वो खोला इन्होंने लगभग 50 साल बाद, 50 साल बाद कब जी, लगभग 1676 के अंदर इन्होंने सेकंड कारखाना खोला। कहां पर, बंगाल के सेरामपुर में भाई, 1676 में बंगाल के सेरामपुर में इन्होंने क्या खोला, सेकंड कारखाना खोला भाई। दोनों कारखाने याद हुए ने, पहला हमारा कहां पर, ट्रांकूबार के अंदर, दूसरा हमारा 1676 में बंगाल के सेरामपुर के अंदर इन्होंने सेकंड कारखाना खोला। दोनों कारखाने बंगाल के अंदर। मेनली जितने भी फैक्ट्री खोलेंगे ना, ये ऐसी जगह खोलेंगे जहां पर समुद्री तट हो, क्योंकि बीन को जो भी बिजनेस करना तो समुद्र के किनारे होगा। समुद्र उस टाइम एरोप्लेन वाला सिस्टम तो होता नहीं था, सारा का सारा जो भी जाता था बिजनेस या जो भी माल जाता सारा समुद्र के रास्ते जाता, समुद्री जहाजों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। आज 3 बजे क्लास लगी है क्या? हाँ भाई, आज 3 बजे क्लास लगी है। ठीक है, उसके बाद डेनिस के बाद आए हमारे पास फ्रांसीसी। कौन आए? फ्रांसीसी जो लोग थे हमारे, फ्रांस से जो लोग आए थे उनको फ्रांसीसी बोलते थे। ये आए कब, हमारे डेनिस के बाद। ये कब आए जी? ये आए हमारे सबसे पहली बार आए 1668 के अंदर, 1668 के अंदर। ठीक है, ये क्या बोले, 68 के अंदर अड़ना। फ्री की जो चीज होती है ना, फ्री की, तो तुम सांस भी लोगे ना तो वो भी तुम्हारे अड़ जाएगी। अड़ने का तो तुमको दिक्कत देगी, यानी फ्रांसीसी आए 1668 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने पहला कारखाना 1668 के अंदर ही खोला था। कहां पर खोला था? सूरत में। तो फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना कहां पर खुला? प्रथम कारखाना सूरत में। क्या है, फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना खोला था। सूरत कहां पर है जी? गुजरात के अंदर। और कहां कब खोला? 1668 के अंदर। याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना, पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम के अंदर। फ्रांसीसियों द्वारा कहां पर स्थापित की गई? सूरत के अंदर। साल याद रखने हैं बकायदा। ठीक है, अंग्रेजों ने कौन से साल में करी थी? ठीक है, फ्रांसीसियों ने कौन से साल में करी थी? अंग्रेजों का याद होगा, अभी अभी करवाया था। किधर गया? ये रहा पहली टेम्परेरी फैक्ट्री 1611 के अंदर की थी। ठीक है, इन्होंने पहला कारखाना 1668 के अंदर। ये साल याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए तुम्हारे जो भी अंग्रेज अपने पास आए थे, यानी जो भी यूरोपियंस का जो आगमन था भारत के अंदर, जो अलग अलग जो यूरोपीय लोग आए थे, ये तो आपने उनकी चर्चा कर ली। हमारे पास डच लोग भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए। ठीक है, ये जो क्या ना, डेनिस भी आए हमारे पास, अंग्रेज भी आए। 4-5 टाइप के हमारे पास लोग आए। हमने इनके बारे में पढ़ लिया भाई। इन्होंने पहली फैक्ट्री कब स्थापित करी, कौन से साल के अंदर आए, कौन परमिशन लेने के लिए गया था। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आज हिस्सा, अंग्रेजों ने मतलब अपना विस्तार कैसे किया। ठीक है, मेनली जो देखो हमारे पास डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, डेनिस भी आए, लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल बना, जिसने पूरे भारत के ऊपर शासन किया, वो थे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन वाले। तो ब्रिटेनों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपना विस्तार किया कैसे, यानी उन्होंने अपनी जो चीजें वो फैलाई कैसे, उन्होंने कैसे पूरे भारत के अंदर अपना शासनकाल फैलाया। ठीक है, उस चीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे अंग्रेजों का विस्तार। अंग्रेजों का जो विस्तार हुआ था वो कैसे हुआ, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखें सभी साथी, तो अंग्रेजों का मेनली विस्तार कैसे हुआ भाई? तो अंग्रेजों का विस्तार हुआ, इन्होंने सबसे पहले तो जो डच आए थे, मैंने अभी आपको बताया था, डच आए थे ना हमारे पास, ये रे डच, नीदरलैंड से आए थे। पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित करी। अंग्रेजों ने भी इधर ही करी थी। अंग्रेजों की भी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर थी? मसूलीपट्टनम के अंदर थी। अब एक ही जगह पर दो फैक्ट्रियां तो नहीं चल सकती। यहीं पर डचों की फैक्ट्री है 1605 में मसूलीपट्टनम में, आड़े अंग्रेजा की फैक्ट्री है 1611 में मसूलीपट्टनम के। तो सीधी सी बात, दोनों का जूत तो जरूर बात जाएगा, लड़ाई तो होगी। ठीक है, तो यानी कि क्या है, डचों का सबसे पहले अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। कब हुआ जी? हमारा 1679 के अंदर इनका युद्ध हुआ डचों का, सॉरी 1600 नहीं, 1759 के अंदर इनका युद्ध हुआ।
अंग्रेजों का और डचों का, जिसको बोलते हैं चिनसुरा का, बेदरा का या उगली का युद्ध। उगली का युद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि उगली नदी के तट पर हुआ था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो यानी सबसे पहले इन्होंने क्या, अंग्रेजों का विस्तार। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डचों को हराया। सबसे पहले इन्होंने डचों को नहीं हराया था, दूसरे हराए थे। वैसे बताने लग रहा हूं, पहले ये वाला याद रखो, डचों को हराने वाला युद्ध कौन सा था। तो 1759 के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, जिस युद्ध को क्या बोलते हैं हम लोग, हुगली का युद्ध भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ था, उगली नदी के तट पर हुआ था। चिनसूरा का युद्ध भी बोल देते, बेदरा का युद्ध भी बोल देते। नाम याद रखने पड़ेंगे युद्धों के, चिनसूरा का युद्ध या फिर बेदरा का युद्ध भी हम लोग बोल देते हैं, बेदरा का युद्ध भी बोल देते हैं। इनमें से कोई सा भी युद्ध आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये हुआ कहां पर था, मेनली हुगली नदी के तट पर हुआ था भाई, हुगली नदी के तट पर हुआ था। और अंग्रेज इसके अंदर जीत गए थे भाई, मेनली तट पर हुआ। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। ठीक है, इतनी चीजें हर एक साथी है क्लियर। अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ, इन्होंने क्या है, डचों को हराया। कब, 1759 के अंदर हराया। कौन से युद्ध के अंदर, उगली का युद्ध बोल लो, चिनसूरा का युद्ध बोल लो या बेदरा का युद्ध बोल लो। बेदरा यानी दर दर की ठोकरें मार मार के हराया इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजों ने डचों को, या फिर चिनसूरा, उन्होंने सूरा ही डाला, रावाएं धरती, इस तरीके से हराया 1759 के अंदर। 1759 डायरेक्ट हटना पड़ा, कोई ट्रिक नहीं है। और उगली नदी के तट पर हुआ था डचों का युद्ध। ठीक है, आगे चलो। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर तो होगा यार, करवाने लग रहा यार मैं। सर बैच कैसे परचेज करें? बैच ऐसे परचेज करें, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो तो दिल्ली पुलिस वाला बैच ले लेना। उसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर भी मिल जाएगा। ठीक है, उनके भी बकायदा आपको प्रैक्टिस सीट, एडिटर नोट, सारी फैसिलिटी मिलेगी। जिक्के भी सारी मिलेगी। और अगर आपको सिर्फ जिक्के की तैयारी करनी है तो कंप्लीट जिक्के वाला बैच ले लेना, जिसके अंदर आपको सिर्फ जिक्के मिलेगी। कंप्लीट ये इंडिया जिक्के, जिसके अंदर तुम्हारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक तीनों, सॉरी पांचों पार्ट हो गए। साथ में तुमको साइंस मिलेगी। दोनों के अंदर से कोई सा ही बैच ले सकते हो अगर आप मतलब करना चाहते हो। सीईटी अगर आप हरियाणा की तैयारी करने लग रहे हो तो तुम सीईटी ग्रुप डी का ले लेना। ठीक है, और अगर तुम मेंस की तैयारी करने लग रहे हो तो सीईटी मेंस का ले लेना। चॉइस तुम्हारी, कोई से वाला लेना। सारे बैच आपको उपलब्ध मिलेंगे उधर। ठीक है, चलो आगे। चलो आगे भाई। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ये अंग्रेज जो थे भाई, ठीक है, अपना अड़ा रहे थे, कब्जा कर रहे थे, इन्होंने फिर एक दूसरा युद्ध लड़ा भाई। ठीक है, वैसे सबसे पहला युद्ध यही हुआ था हमारा, जो सा मैं भी करवाऊंगा आपको। इसका नाम था सवाली का युद्ध। इसको सवाली भी बोल देते थे, सुल्ली भी बोल देते थे, वो मर्जी होती है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी हो जाती है। सुल्ली बोल लो या सवाली बोल लो। इसका युद्ध हुआ कब, 1612 में। सबसे पहले भारत के अंदर कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले जो लड़ाई माची अंग्रेजा की, वो भी किसके साथ माची, पुर्तगालियों के साथ माची। कौन से साल के अंदर, साल 1612 के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी क्या हमारा सवाली या सूली का युद्ध किसके साथ हुआ, साल 1612 में हुआ। पुर्तगालियों को हराया भाई। किसने हराया? अंग्रेजों के युद्ध की बात बताने लगे रहा हूं मैं, पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, याद कैसे रखो, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है तुम्हारी। बस सबसे पहले अंग्रेज क्या बोले, बोले सवाल ही पैदा नहीं होता कि पुर्तगाली और आप ही एक साथ काम करें, चाहे तो आप भी काम कराएं चाहे पुर्तगाली काम करें। तो सबसे पहले तो पुर्तगालियों में पत्ता काटो, यानी 1612 में सबसे पहले पुर्तगालियों में पत्ता काटा। सवाल से बढ़िया सवाली का युद्ध या सुल्ली का युद्ध। ठीक है, फिर तुम्हारे ये जो डच थे, इन डचों को उड़ाने का काम किया। ठीक है, फिर एक और जो तुम्हारा युद्ध, अंग्रेजों ने मेनली 3 युद्ध लड़े थे जिसके अंदर इन्होंने अपना विस्तार फैलाया था। जो तीसरा युद्ध जो इन्होंने लड़ा वो कौन सा था, कोलाचेल का युद्ध। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन जो तीसरा जो मेन था वो था कोलाचेल का युद्ध, जो कि कब हुआ, 1741 में। लिखेंगे सभी साथी, कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल भैया से बोले वे पुर्तगालियों को हराएं। ठीक है, पुर्तगाली और हम एक साथ काम करें, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं। सवाल से बना सवाली का युद्ध। ठीक है, होया हमारा 1612 के अंदर पुर्तगालियों को हराया। फिर भी इनको क्या चैन नहीं मिला, चेल से बढ़िया चैन। इनको क्या है, कोई चैन नहीं मिला। फिर इन्होंने कोला चेल का युद्ध और करेंगे। कब इन्होंने कराया, 1741 के अंदर कराया भाई। ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ, ये मेनली हुआ तुम्हारा त्रावणकोर साम्राज्य।
ठीक है, त्रावणकोर साम्राज्य उस टाइम एक साम्राज्य होता था, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटेन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं हुआ, ब्रिटेन वाली तो अंग्रेज हो गए, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में हुआ। तो ये कौन कौन सा युद्ध है हमारा? त्रावणकोर साम्राज्य, त्रावणकोर इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। त्रावणकोर साम्राज्य वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डिफरेंस में फिर बताने लगा, ये ब्रिटेन वाले अंग्रेज नहीं है, यहां पर तो ये ब्रिटेन वाले हैं, ठीक है, ये तो ये वाले अंग्रेज हैं, ब्रिटेन वाले, ठीक है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया समझ लो आप, ठीक है। इन्होंने डचों को हराया और सवाली को युद्ध के अंदर पुर्तगालियों को हराया। फिर डच के बोले हम भी युद्ध कराएंगे, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इनमें इतना दम कौन है, बोले थे जिदे हार जाया करते। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो त्रावणकोर साम्राज्य, त्रावणकोर साम्राज्य का एक शासक हुआ करता जिसका नाम था राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, ये लड़ा था, इस साम्राज्य का जो नेतृत्व गया था राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जो त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अंदर ये जीत गए थे, ये विनर थे, राजा साहब जीत गए थे, ठीक है, और इनको हराने का काम किया। आई चीज समझ में नहीं, ठीक है। तो ये पूछा था एग्जाम के अंदर कि किस युद्ध के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको त्रावणकोर साम्राज्य के द्वारा हार का सामना करना पड़ा, तो उसका नाम है कोलाचेल का युद्ध। तो ये युद्ध भी याद रखना, जो कि हमारा कब हुआ, 1741 के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक मोटी मोटी चीजें बताइए, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4 क्या हुआ, 4 PM पर है कई दिनों से, क्या है 4 PM पर, ठीक है भाई सर, आज 1.5 घंटे की क्लास लोगे क्या? बस एक टॉपिक हो रहेगा, कर्नाटक का युद्ध। अगर आज बोलो तो आज करवा दो, नहीं कल करवा दूंगा, 1 घंटा की क्लास होगी, बोलो आज करवाऊं या कल करवाऊं। कर्नाटक के युद्ध हो रहे, कर्नाटक के 3 युद्ध थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरा युद्ध, तीनों के तीनों युद्ध हैं वो करवाने हो रहे। अगर आज बोलो आज करवा दूंगा, कल बोलो कल करवा दूंगा, बोलो क्या करना है। अगर तुम्हारी अब आगे और क्लास है 4 बजे तो वो क्लास कर लो, और अगर तुम चाहते हो अभी करवा दो कर्नाटक तो अभी करवा दो, बोलो क्या करना है। करवा दो सर, आज ही करवा दो, ठीक है, तो अभी करवाते हैं बस। अरे सिलेबस जल्दी पूरा करना भाई, बाद में रोओगे। बस लास्ट है कर्नाटक के युद्ध भाई, आ जाओ। कर्नाटक के कौन कौन से युद्ध थे जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे थे? सिर्फ 3 ही युद्ध है बस, फिर छुट्टी का ना टेंशन लो। 3 युद्ध, तीनों सिर्फ याद रखना, किस किस के बीच में आधार, कौन जीते था, साल याद रखना, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध मेनली किस किस के बीच में हुए थे? तीनों युद्ध तुम्हारे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। अंग्रेज वर्सेस जो फ्रांसीसी जो थे, इनके बीच में क्या थे, तुम्हारे कर्नाटक के युद्ध हुए थे। टोटल कितने युद्ध हुए? टोटल 3 युद्ध हुए थे भाई। टोटल कितने? 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। चीजें क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल बेसिक चीज मानो, आसानी से याद करवा दूंगा, ठीक है जी। अब अपने को जो याद रखना वो क्या रखना है? एक तो पहला कर्नाटक का युद्ध याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, बस छोटा सा ऐसा है, कुछ को नहीं समा। प्रथम युद्ध 5 मिनट का काम है यार, साल याद रखने हैं बकायदा। बस कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, सेकंड लिख दो सीधा, सेकंड युद्ध। और थर्ड नंबर बात था हमारे पास कर्नाटक का थर्ड युद्ध। बस नो याद रखना, कौन जीतता था कौन हारा था, साल याद रखना, बस यही पूछा था एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कर्नाटक का पहला युद्ध हमारा किस किस के बीच में हुआ? पहले साल करेंगे तो 4 साल, जैसे हमारा पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, उसी टाइप से हमारा कर्नाटक का पहला युद्ध भी कब चला? 1744 से 1748 तक। तो कब हमारा? 1744 से 1748, यानी 4 साल तक लगभग हमारा कर्नाटक का पहला युद्ध चला था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इस युद्ध के अंदर जीता कौन था? फ्रांस इसके अंदर जीत गया था, अंग्रेज इसके अंदर आ रहे थे। ठीक है जी, फ्रांस जीता। मैंने ये चीज तो मैंने पीछे बता दी ना कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे कर्नाटक के तीनों युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। पहले युद्ध के अंदर कौन जीता? कर्नाटक के पहले युद्ध के अंदर फ्रांस जीता था। ये चीज याद रखना, साल याद रखना, 1744 से 1748 याद रखना भाई। फ्रांस क्या बोला? फ्रांस किसको बोलते हैं? जो सिर में डैंड्रफ होता है उसको भी फ्रांस बोलते हैं। फ्रांस ने बोला मैं कोई नाटक नहीं करता भाई, कर्नाटक में कोई नाटक नहीं करता, मैं सीधा सा निकाल देता हूं, जड़ से बालों को उड़ा दूंगा, सारे सिर के बालों को। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं है? और ये जो युद्ध था ये एक्स-ला चापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ था भाई, संधि के साथ समाप्त हुआ।
का पहला युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, या एक्सला चापेल की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो कर्नाटक का पहला युद्ध। याद रह जाएगा हर एक साथी के, बिल्कुल बेसिक सी चीज बताइए, पहला युद्ध हर एक साथी क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है जी। फिर सेकंड युद्ध स्टार्ट हो गया, 48 में खत्म हुआ था, 49 से सेकंड युद्ध स्टार्ट हो गया भाई। तो 1749 से वही हमारे 4 से 5 साल तक चला, ठीक है, तो हमारा 5 साल लगा लो, यानी 1754 तक हमारा कौन सा चला, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चला भाई। सेकंड वाले के अंदर कौन जीते, सेकंड वाले के अंदर जीत गए अंग्रेज। पहले में कौन, फ्रांसीसी जीते थे, सेकंड के अंदर कौन जीते, अंग्रेज जीते। सिर्फ इतना याद रखना है कौन सी संधि के साथ समाप्त और कैसे क्या होता। तो ये हमारा किसके साथ, ये हुआ हमारा पांडुचेरी की संधि के साथ समाप्त, पांडुचेरी की संधि के साथ क्या हुआ, हमारा समाप्त हुआ। पांडुचेरी की संधि के साथ क्या चीज हमारी समाप्त हुई, कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध था वो क्या था हमारा, पांडुचेरी की संधि के साथ हमारा समाप्त हुआ। चीज आई समझने। पहला आड़ा हमारा एक्सला चापेल, चप्पल ला गए अंग्रेजों, चप्पलों के साथ समाप्त। दूसरा हमारा पांडुचेरी की संधि के साथ, अंग्रेज ने बोले पांडु लगा रहे हो तो हमारा लग है, ठीक है, नो चप्पल मार दोगे, हरावाएं तार लग, फिर उन्होंने हरा दिया भाई इसको, ठीक है। अब आया हमारे पास कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अब तीसरा युद्ध था ये हमारा कब से कब तक चला, एक तो ये चीज याद रखना, तो ये हमारा कब 55 के अंदर ये समाप्त हुआ, 54 के अंदर ये समाप्त हुआ, इसी से अगले साल से लगा लो तुम 1756 से। इतिहास के अंदर छपने के लिए 1756 से ये हमारा स्टार्ट होया और 1763 तक ये हमारा चला, लगभग ये समझो 7 साल तक ये हमारा युद्ध चला। कौन सा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और इसी समय 1760 के अंदर इसी युद्ध को वांडीवास का युद्ध के नाम, युद्ध का नाम भी दिया गया। 1760 में इसे वांडीवास का युद्ध भी बोला गया। यह चीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध किसको बोला जाता है, कर्नाटक के तीसरे युद्ध को वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। वांडीवास का युद्ध भी बोला गया, कब बोला गया, 1760 के अंदर क्या है, इसको वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरे युद्ध के अंदर भी कौन जीते, तीसरे युद्ध के अंदर भी अंग्रेज जीते भाई, अंग्रेज जीते, ठीक है। और ये कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, पेरिस की संधि के साथ समाप्त, पेरिस की संधि के साथ क्या था, ये हमारा समाप्त हुआ। कौन सा, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध किसी संधि के साथ, पेरिस की संधि के साथ है, समाप्त हुआ। और एक फ्रांसीसी अधिकारी था जिसका नाम था ड्यूप्लेक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स ने क्या है, इन तीनों युद्धों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नाटक के तीनों युद्धों में किस फ्रांसीसी अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था जिसका नाम था ड्यूप्लेक्स, उसने तीनों युद्धों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस हो गया चैप्टर पूरा तुम्हारा। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स ने तीनों युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई या नहीं आई, हर एक